ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे हम लोग थर्ड स्टेज पे आ चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार उसको पूरा ओवरव्यू इसका दे देता हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एक बार मुझे बताइएगा, स्क्रीन पे आ गया है इनकॉर्पोरेशन? यस सर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग ना इनकॉर्पोरेशन जब पढ़ रहे थे तो हमने इसमें पढ़ा कि इनकॉर्पोरेशन जो होता है, देखो आपको मैं एकदम स्टार्टिंग पे लिए चलता हूँ और वहां से मैं एक बार बता रहा हूँ। देखो हमने बेसिकली पढ़ा था कि इनकॉर्पोरेशन में ना 3 स्टेजेस होते हैं। जब हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी करते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला होता है प्रमोशन, दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन और तीसरा होता है सब्सक्रिप्शन। तो देखो सबसे पहले प्रमोशन में हमने पढ़ा था कि जो जिसके भी दिमाग में आइडिया आती है वो एक बिजनेस के आइडिया लेके चलता है और उसको बकायदा टेस्ट करता है, फिजिबिलिटी टेस्ट करता है, जिसमें 3 तरह के टेस्ट उसको देखने होते हैं कि क्या ये बिजनेस जो उसके दिमाग में आई है क्या ये एग्जिस्ट कर सकती है। तो उसके लिए वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराता है कंपनी का। उसमें हम लोगों ने देखो पढ़ा था कि जो है उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और रिटर्न कंसेंट लेना होता है, एग्रीमेंट कराना होता है, रजिस्ट्रार के पास लेटर को अप्रूवल कराना होता है। और फिर हमने पढ़ा था कि उसको एड्रेस वगैरह जो है सब कुछ लिखित में देना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन फी भी पे करता है। और ये सारा चीज करने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का बहुत फायदा है और इससे हमें प्रूफ हो जाता है कि कंपनी का बर्थ हो गया है। फिर इसके बाद हम जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उसके बाद बनाए जाते हैं। फिर थर्ड जो स्टेज आती है, तो पहली स्टेज थी हमारी प्रमोशन, दूसरी स्टेज थी हमारी इनकॉर्पोरेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में जो तीसरी स्टेज है वो है हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और इसको हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो थर्ड स्टेज है, इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे मंगा सकती है। पैसे मंगाने के लिए उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको हम वॉचडॉग कहते हैं, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है हमारे कंट्री की। ये देख रेख करती है कि कोई भी कंपनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है। तो उससे अप्रूवल लेना होता है कंपनियों को जब भी वो जनरल पब्लिक से पैसा मंगाते हैं। फिर उसके बाद एक और काम करना होता है, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस को फाइल करते हैं। अब आप कहेंगे प्रोस्पेक्टस क्या है, तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कंपनी को जब पैसे मंगाने होते हैं तो अपनी कंपनी की तारीफ तो करेगी ना कंपनी, तो अपनी ही तारीफ करती है। जैसे यूं कहना कि हमारी कंपनी ने पिछले 5 सालों में इतना कमाया है, या अपना वो ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, हमारी कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको हम प्रॉफिट कमा के ज्यादा देंगे। बेसिकली प्रोस्पेक्टस जो होता है ये इनविटेशन होता है जनरल पब्लिक को कि आइए हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाइए। इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट ना मिसलीड नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी बढ़ा चढ़ा के गलत लिखने लग जाए कि हमने इतना, पता चला कंपनी ने 3,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और कंपनी लिख रही है कि हमने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। अगर कभी सेबी की नजर में ऐसा आ जाता है तो सेबी जो है इसको वायलेशन मानेगी और फिर कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर देगी कि वो पैसा ना मंगा पाए। तो कंपनी जब भी लोगों से पैसा मंगाती है शेयर कैपिटल के थ्रू, तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। और ये प्रोस्पेक्टस जो है बहुत ही सही तरीका होना चाहिए इसका, और डॉक्यूमेंटेशन जो है एकदम प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मिसलीड नहीं करना चाहिए। आप कुछ ऐसा लिखो जो लोगों को इनवाइट तो करे, मतलब अट्रैक्टिव हो, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन के साथ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी आपको भी पढ़ा हुआ है कि पब्लिक मतलब पब्लिक से तो पैसे मंगा नहीं सकती। तो ऐसे में वो क्या करेगी, वो अपने रिश्तेदारों से और जानकारों से इन सब से पैसे मंगा सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह की है। ठीक है, अब ये चीज था इसमें। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। देखो तीसरा इसमें काम क्या करती है कंपनी, कि पब्लिक कंपनियां जरूरी नहीं है कि खाली जनरल पब्लिक से भी मंगाए, रिश्तेदारों से भी। देखो पब्लिक कंपनी भी रिश्तेदारों से मंगा सकती है, मेंबर्स से मंगा सकती है, ये ध्यान रखना। और प्राइवेट कंपनी तो खैर पब्लिक से मंगा ही नहीं सकती, वो तो अपने
मेंबर से ही मंगा सकती है और अपने मतलब रिलेटिव्स जो भी हैं। अब जब कंपनी ये काम कर लेती है तो एक रूल बनाया गया है कि हर एक कंपनी को कम से कम जो पैसे, अगर पब्लिक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर पब्लिक कंपनी कोई पैसा मंगाती है तो उसका 90% हिस्सा उसको मिल जाना चाहिए। अगर कोई पब्लिक कंपनी को मंगाए हुए पैसे का 90% हिस्सा नहीं मिलता है तो वो सारे पैसे उसको वापस लौटाने होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो यही चीज इसमें है। इसके लिए क्या करती है कंपनी कि बैंकर्स को, ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है। ये बैंकर कौन है? बैंकर वो लोग हैं जो गारंटी लेते हैं कि अगर पैसा नहीं आया, जितना आपने पैसा मंगाया है, अगर उसका 90% नहीं आया तो हम लोग इंतजाम करके आपको देंगे वो पैसा। हाँ, ये जरूर है कि वो लोग उनको बोल देते हैं कि हम इसके बदले ना आपसे एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करेंगे या ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे हम पैसा देंगे। तब भी कंपनी तैयार हो जाती है क्योंकि कंपनी को हर हालत में पैसे 90% रेज करने पड़ते हैं। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मतलब उसको पूरे पैसे वापस भी लौटाने पड़ेंगे, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है। तो बैंकर्स तो ये हो गए। रही बात ब्रोकर्स की, तो ब्रोकर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी की तरफ से गारंटी लेते हैं कि हम लोग आपके शेयर्स को बिकवाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, ब्रोकर्स को तैयार कर लेती है और उनको बोल देती है देखो हमारे को इतना पैसा चाहिए, कहीं से भी लाके दो। तो ब्रोकर घूम घूम के वो शेयर्स को कहीं से भी पैसे दिलवाता है कंपनी को, फिर कंपनी की हेडेक नहीं होती है। इसी तरह से अंडर राइटर भी होते हैं। इफ द कंपनी इज नॉट रीजनेबल assured of the good public response to the public, it may appoint underwriter to issue underwriters stake to buy shares and debentures। तो अभी क्या है कि अगर मान लेते हैं कि कंपनी को थोड़ा भी डर है कि 90% शेयर नहीं आएगा, या उसको डर है कि पब्लिक में उसकी इमेज अच्छी नहीं है, तो ऐसे में अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि हम पैसा दिलवाएंगे, और ब्रोकर वो लोग होते हैं जो पैसा दिलवाते हैं अपने मतलब बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे। दोनों में जरा सा का ही फर्क है। तो ये कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? हमने पढ़ा कि कैपिटल जब सब्सक्रिप्शन होता है तो इसमें सबसे पहला काम हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है रेज करती है जनरल पब्लिक से पैसा, इसके लिए सेबी से अप्रूवल लेती है। फिर हमने पढ़ा कि प्रोस्पेक्टस फाइल अप किया जाता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि कंपनी क्या ऐसी परफॉर्म की है, पिछले सालों में कंपनी का कैसा रिजल्ट रहा है, और लोगों को अट्रैक्ट करती है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि कंपनी क्या करती है, अपॉइंट करती है बैंकर्स को, ब्रोकर्स को और अंडरराइटर्स को। बैंकर्स कौन लोग हैं? बैंक्स होते हैं जनरली, जो कंपनी के बिहाफ पे पैसा जो है कलेक्शन वगैरह करते हैं। ठीक है, यही बैंकर पैसे रिसीव करते हैं। मतलब जब जनरल पब्लिक का पैसा जाता है तो कंपनी के पास सीधा नहीं जाता, बैंकर्स के पास जाता है। कोई एक बैंक को तैयार कर लेती है और वो बैंक कहता है ठीक है सारे पैसे मैं इकट्ठे कर लूंगा और इसका हिसाब किताब करके आपको मैं दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं बैंकर। फिर इसी तरह से होते हैं हमारे ब्रोकर्स। ब्रोकर्स एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे पैसे दिलवाते हैं, रेज करवाने में मदद करते हैं। और एक होता है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो पैसे बोलते हैं कि अगर पैसे आपको इतने नहीं मिले तो हम गारंटी लेते हैं कि आपको पैसे कहीं ना कहीं से दिलवाएंगे, उसके बदले ये लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में मैं जैसे पहले ही बताते जा रहा हूँ कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम कमेंसिंग बिजनेस with inadequate resource, it has been provided that the company must receive application for a certain minimum number of shares before going ahead with the allotment of shares। जनरली क्या होता है कि जब कंपनियां पैसे मंगाती हैं तो कई कंपनी ऐसी भी तो हो सकती हैं कि उनको पूरा पैसा ना मिले और फिर भी वो स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए इससे रोकने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है जो कि 90% होता है। ये रहा देखो यहाँ लिखा हुआ। तो ये पैसा जो है कम से कम कंपनी को रेज करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई कंपनी 1 करोड़ इकट्ठा करना चाहती है जनरल पब्लिक से, तो 1 करोड़ का 90% कितना होगा? 90 लाख। तो कम से कम उसे 90 लाख जो है इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर इतना पैसा रेज नहीं कर पाती है जनरल पब्लिक से तो उसको फिर वापस लौटाने पड़ जाएंगे पैसे सारे। तो इसीलिए हर एक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। ये सेबी की गाइडलाइंस है कि हर एक कंपनी को इतना कम से कम पैसा रेज करना ही होगा। अगर वो किसी वजह से रेज नहीं कर पाती है तो वो ये पैसे को अलॉट नहीं कर सकती। अलॉट का मतलब है जनरल पब्लिक को यूं नहीं कह सकती कि हम आपके नाम पे शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले सारे पैसे मिल जाते हैं कंपनी को, तब जाके कंपनियां अलॉट करती हैं जनरल पब्लिक को। तो इसमें यही बताया गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन को
जो क्राइटेरिया है इसको कंपनी को पूरा ही करना पड़ेगा, ये सेबी के उसमें एक्ट में है और सेबी इसको मनवाती है। अगर ऐसा नहीं करेगी कंपनी तो उसके पैसे जो है उसको सारे पैसे अपने लौटाने पड़ेंगे। फिर आता है फिफ्थ में क्या होता है कि एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि एन एप्लीकेशन इज मेड टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। If such permission is not granted before expiry of 10 weeks from the date of closure of subscription list, the allotment shall become void। मतलब ये allotment बेकार माना जाएगा। अभी क्या होता है, जब स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियां जब पैसे रेज कर लेती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि उनको स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन लेनी पड़ती है ट्रेडिंग करने के लिए, लिस्टेड कराना पड़ता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने, याद है आपको, जोमेटो कंपनी का आईपीओ देखा था, तो आज आप नेट पे सर्च करके देखना वो आईपीओ जो है लिस्टेड हो चुकी है। अभी मैं पढ़ ही रहा था पिछली उसमें 1-2 दिन पहले कि जब लिस्ट हुई है तो जो उसका ओनर है ना, जोमेटो का ओनर कौन है, ढूंढ सकता है कोई? सर्च करके देखो जरा जोमेटो का इस समय ओनर कौन है। सबसे ज्यादा शेयर्स उसके पास हैं, 90% के करीब है शेयर्स उसके पास। किसी ने देखा उसका नाम? नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। दीपेंद्र गोयल। ठीक है, तो इसमें ये अमीर हो गया काफी पैसे। अभी क्या हुआ, आईपीओ के जो शेयर्स थे ना उसके रेट बढ़ गए। जो हमने, याद है उस दिन पढ़ा था उसका रेट इतना से इतना के बीच में रहेगा, उसका रेट एकदम अचानक बढ़ गया और सबसे ज्यादा शेयर इसी ने लगा रखे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा खरीद रखा है। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर इसने लाखों शेयर खरीदे होंगे तो हर एक शेयर का रेट अगर 10 रुपए भी बढ़ेगा तो 1 करोड़ का सीधा इसका इनकम होगी। तो इस तरह से ये एकदम अमीर आदमियों की लिस्ट में अचानक ही इसकी इनकम एकदम बढ़ गई है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आईपीओ इशू हो जाते हैं तो इसको लिस्ट कराना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, जिससे कि हमारे और आपके जैसे लोग खरीद बेच सकें शेयर। पहले तो एक लिमिट होती थी ना कि इतने ही लोगों को वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब आप उसी शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई बेचेगा कोई खरीदेगा, क्योंकि उसके रेट बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई बेच दे, तो उसको आप खरीद भी सकते हो। तो मार्केट में आप बहुत सारे तरीके होते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन एप्स भी हैं आजकल, आप डाउनलोड कर सकते हो उन एप्स को और उससे डायरेक्टली आप आईपीओ को खरीद सकते हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन आपको देना होता है स्टॉक एक्सचेंज में। एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन, मतलब आपको परमिशन लेनी होगी जिससे कि आप बिजनेस उसमें कर सको, डीलिंग्स कर सको। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको ये जो ट्रांजैक्शन है ये सब वाइड वाइड का मतलब है गलत माना जाएगा कानूनी तरीके से, और आपको सारे पैसे जो हैं 8 दिन के अंदर अंदर लौटाने होंगे। फिर एक और आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जब कंपनी के पास जब एप्लीकेशन मनी के थ्रू पैसा आ जाता है तो कंपनी क्या करती है, वो पैसा एक बैंक में जमा रहता है। अब कंपनी को ना इस शेयर्स को अलॉट करना होता है, ठीक है, और जितना कंपनी ने पैसा मंगाया उससे ज्यादा तो ले नहीं सकती, तो जो भी फालतू पैसा आया है वो शेयर होल्डरों को आपको वापस लौटाना होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर जो है वो साइन करके देगा, सेक्रेटरी भी उसमें उसका भी साइन रहेगा, और 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये पैसे लौटाने होंगे। अब याद होगा आपको, जोमेटो में हमने पढ़ा था कि 2.5 गुना से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे जा चुके हैं आईपीओ के। तो आपको क्या लग रहा है, सब शेयर होल्डरों को पैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो सबको अलॉट किया जाएगा शेयर्स और उनको मना कर दिया जाएगा कि भाई हम आपके शेयर्स नहीं ले सकते क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया है, तो उनके पैसे लौटा दिए जाते हैं उल्टा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सर हाँ। सर जो आपने पहले लिंक भेजा था उसमें तो था ही नहीं कोई। क्या? सर आपने लिंक भेजा था ना बिजनेस क्लास का, हाँ, उसमें तो थे ही नहीं आप। अभी इसमें हो सकता है वो लिंक किस में चले गए हैं आप लोग? सर जो आप सर वो अकाउंटेंट क्लास का के था। जो लिंक होते, वो अकाउंटेंसी की क्लास का होगा बेटा। सर नहीं, नीचे एक और आया था उसमें तो आप थे ही नहीं, तो बच्चे थे, फिर बाद में उनने लीव कर दिया, फिर अब मैंने कैलेंडर में जस्ट ज्वाइन किया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें मिस्टेक हो गई है। कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? सर 4 सर पोस्टर। 16। ठीक है, उस चलिए ठीक है, तो ये हमारा जो है टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है स्टूडेंट,
तो इनकॉर्पोरेशन का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, इसमें अब कुछ भी बचा नहीं है समझने के लिए। आपको क्या करना है, जब भी नोट्स बनाओगे तो आपको ये सारे के सारे जो हैं लिखने होंगे, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कैसी होती है, और पूरा फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस हैं। पहला प्रमोशन, फिर प्रमोशन के बारे में सब कुछ समझाना पड़ेगा कि प्रमोटर क्या होता है, कैसे वो जो है टेस्ट करता है, फिजिबिलिटी टेस्ट और ये सारे टेस्ट। और उसके बाद फिर आपको इनकॉर्पोरेशन पढ़ना होगा। इनकॉर्पोरेशन में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, ये सब। और फिर लास्ट में आ जाता है सब्सक्रिप्शन, थर्ड वाला जो है स्टेज। थर्ड वाले स्टेज में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आप इसमें ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक है इसमें, ठीक है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसे किया जाता है, किस तरह से इशू किए जाते हैं शेयर्स, कैसे लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? यस।